गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शेखर सुमन आप सभी के लिए क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर में लेके आया हूँ, नेस्लिम इन इंडिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसे आपको जो सिलेबस कम किए गए हैं वो तो आपको पता ही होगा, उस हिसाब से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़िएगा। और हो सकता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी से राइज किया जाए, इसी चैप्टर से आपको दिया जाए। हम लोग का जो चैप्टर है वो है नेस्लिम इन इंडिया। ये इतना इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हो कि इसके जो चैप्टर के जो नेम जो दिया गया है आपको, नेस्लिम इन इंडिया, यहीं से क्वेश्चन को एराइज कर दिया जाता है कि व्हाट डू मीन बाय नेस्लिम, नेस्लिम होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग नेस्लिम को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर को वन बाई वन करके सारे टर्म्स को भी समझते चलेंगे ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी रहे। नेस्लिम होता क्या है? सबसे पहले नेस्लिम को का कॉन्सेप्ट जो था, जोहान हर्डरिक पर्सियन जो राइटर थे, फिलोसफर थे, उन्होंने दिया था 1772 में। उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र, ऐसे देश के लिए थ्योरी दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था, जहाँ पे सेम कास्ट, सेम लैंग्वेज, सेम इथनिक्स के लोग रहते हों, और वो भी कैसे रहते हों? इंडिपेंडेंट, आज़ाद रहते हों। यानी नेस्लिम को उन्होंने डिफाइन किया था अपने थ्योरी में। तो कैसे किया था कि द ग्रुप ऑफ पीपुल ऑफ द सेम प्लेस, सेम रिलीजन, सेम लैंग्वेज एंड द सेम हिस्ट्री। ठीक है, उसके बारे में उन्होंने नेस्लिम को डिफाइन किया था। आगे बहुत सारे ऐसे फिलोसफर भी आएंगे जिन्होंने अपने अपने समय के साथ इसको डिफाइन किया है, उन्होंने अपनी भाषा में डिफाइन किया है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर में आपको है क्या। यहाँ हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे नेस्लिम और राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे, और कहाँ का राष्ट्रवाद? इंडिया, यानी इंडिया में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई उसको हम लोग पढ़ेंगे। कह रहे कि एज यू हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप कैम टू बी एसोसिएट विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। कह रहे कि आप सभी देख सकते हो, आप सभी जानते हो कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म था यूरोप में, वो कैसे, उसका उदय कैसे हुआ? तो उसका उदय हुआ नए नए नेशन स्टेट्स के फॉर्मेशन के साथ। अब नेशन स्टेट्स क्या थे? तो आप नेशन स्टेट से भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछा जाता है, उसको आप देख लीजिएगा। तो नेशन स्टेट क्या था उसको समझिएगा। द प्लेस, या कह सकते हो अ ग्रुप ऑफ पीपुल विद सेम लैंग्वेज, सेम इथनिक्स, सेम हिस्ट्री, सेम कल्चर एंड हु हैव इंडिपेंडेंट कंट्री। मतलब जिनके पास ऐसे समूह के लोग जिनका लैंग्वेज सेम हो, एथनिक सेम हो, कल्चर सेम हो, और साथ में क्या हो, वो आज़ाद हो, उनको हम नेशन स्टेट्स को बोलते हैं। और नेशन स्टेट्स का अगर एग्जांपल आपको देना हो तो आप बोल सकते हो साउथ कोरिया होता है। साउथ कोरिया जो नेशन स्टेट में ही आता है, एग्जांपल में ले सकते हो। आइसलैंड को ले सकते हो, साथ में आप जापान को भी रख सकते हो। ये सभी नेशन स्टेट्स हैं। तो यहाँ कह रहा है कि जो नेस्लिम की थ्योरी थी यूरोप में, कैसे मॉडर्न नेस्लिम की जो थ्योरी थी यूरोप में आया कैसे? तो जैसे जैसे नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन होते गया, यह थ्योरी वहाँ से शुरू हो गई। फिर कह रहा है कि इट ऑल्सो मीन्ट अ चेंज इन पीपुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वर एंड व्हाट डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। कह रहा है कि नेस्लिम की जो भावना थी, सोच थी, वो साथ में लोगों की सोच को भी बदल दिया। और सोच कैसे? वो अपने आइडेंटिटी को ढूंढने लगे। कैसा आइडेंटिटी? कि वो कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और किस वो नेशन से बिलोंग करते हैं, किस इथनिक से बिलोंग करते हैं। यह आइडेंटिटी उनको ढूंढने के लिए यह थ्योरी मजबूर कर दी। फिर आगे कह रहा है कि न्यू सिंबल्स एंड आइकन, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज फॉर्ज न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज। कह रहा है कि नए नए प्रतीक, सिंबल्स, नए नए चिन्ह, आइकन्स, नए सॉन्ग्स और नए विचार, आइडियाज, क्या किया कि अलग अलग कम्युनिटीज की बाउंड्रीज को फिर से क्या किया? लिंक्ड किया, जोड़ा और रीडिफाइन किया, फिर से परिभाषित किया। यानी कह सकते हो कि जैसे जैसे नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होते गया, ऐसे कम्युनिटीज जो सेम कास्ट, सेम ग्रीड के थे, उनका क्या हो गया? रीयूनियन होते चला गया, एक दूसरे से वो लिंक होते चले गए। ठीक है। फिर कह रहा है कि इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज लॉन्ग प्रोसेस। कह रहा है कि बहुत सारे कंट्रीज में जो नेशनल आइडेंटिटीज की बात है, नेशनल पहचान की बात है, जो राष्ट्रीयता की बात है, इसको बनने में, इसको तैयार होने में कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा समय लगा। ठीक है। जैसे इंडिया को ही ले लो,
इंडिया में हम जो ब्रिटिशर थे वो लगभग 1600 में आए यहाँ पे। अब 200 सालों तक यहाँ पे उन्होंने रूल किया। इतने साल में तब जाके हम में क्या हुआ, नेशनलिज्म की भावना आई, नेशनलिज्म की जो थियरी थी, कॉन्सेप्ट था वो आया। तो कह सकते हो ना कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जिनमें नेशनल आइडेंटिटी की जो बात थी उसको आने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा, लॉन्ग प्रोसेस हुआ। फिर कह रहे हैं कि हाउ डिड दिस कॉन्सेंसस इमर्ज इन इंडिया। कह रहा है कि यह जो कॉन्सेंसस था इंडिया में कैसे आया, यहाँ के लोगों को कैसे यह प्रतीत हुआ है, कैसे पता चला कि उनमें उनको अपने नेशन के लिए लॉयल होना चाहिए, नेशन के लिए क्या होना चाहिए, नेशन के डेवलपमेंट के लिए उनको काम करना चाहिए। तो यह प्रतीत, यह भावना, यह सेंस उनमें कैसे आया, इसको भी हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ तक हम कह सकते हैं कि नेशनलिज्म जो है, अगर आपको डिफिनेशन अगर आपको मिल जाए लिखने के लिए, अगर आएगा कहीं तो आप लिख सकते हो कि नेशनलिज्म जो है लॉयल्टी, लव टू नेशंस, मतलब अपने किसी भी देश के लिए वफादारी, प्रेम, समर्पण, यही क्या होता है, यही नेशनलिज्म होता है। और यही भावना, फीलिंग्स ऑफ लव, लॉयल्टी, डेडिकेशन इज कॉल्ड टू अ नेशन इज कॉल्ड नेशनलिज्म। आगे देखेंगे। फिर कह रहे हैं कि इन इंडिया एंड एज इन मेनी अदर कॉलोनीज, आप यहाँ ध्यान देना, इन इंडिया एज इन मेनी अदर कॉलोनीज, इंडिया में और इसके जैसे और जो कॉलोनीज थे, मतलब कॉलोनीज जो बनाए गए थे, इंडिया किनका कॉलोनीज था, तो आप कह सकते हो कि ब्रिटिशर द्वारा इंडिया को कॉलोनाइज किया गया था। इसके जैसे इंडिया के जैसे और भी कंट्रीज थे जो किसी फॉरेन कंट्री के द्वारा या यूरोपियन कंट्री के द्वारा कॉलोनाइज किए गए थे। इसलिए कह रहा है कि इंडिया एज इन मैनी अदर कॉलोनीज, मतलब इंडिया के जैसे ही और कॉलोनीज की बात की जा रही है। द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। कह रहा है कि इंडिया और जो कॉलोनीज थे उनमें जो ग्रोथ हुआ नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का जो ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो कैसे हुआ, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के द्वारा हुआ। यानी जब हम जो कॉलोनाइज्ड किए हुए जो कंट्री थे या यूरोपियन जो कंट्री कह सकते हैं, अगर इंडिया की बात करें तो हम जब ब्रिटिशर के अगेंस्ट में जब हम स्ट्रगल करने लगे, मूवमेंट करने लगे, तो वहीं वो सिचुएशन था जब हमें यह भावना नेशनलिज्म की आई। फिर कह रहा है कि पीपुल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद द कॉलोनीज। और कह रहा है कि लोग जो थे अपनी पहचान, अपने आप को, अपने आइडेंटिटी को वह कब ढूंढने लगे, कब उनको प्रतीत हुआ, कब हुआ, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे किसके अगेंस्ट में, विद कॉलोनीज। यानी ब्रिटिशर से जब वो स्ट्रगल कर रहे थे या ब्रिटिशर के अगेंस्ट में जब वो मूवमेंट कर रहे थे, वहीं वो समय था जब इंडिया के लोगों में नेशनलिज्म की भावना आई। इंडिया के लोगों को महसूस हुआ कि हमें क्या होना चाहिए, यूनिटी के साथ, एकता के साथ मिल करके इसका विरोध करना चाहिए। फिर कह रहा है द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनीज प्रोवाइडेड अ शेयर बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप टुगेदर। कह रहा है कि सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड, मतलब जो प्रताड़ित किया जा रहा था, जो ऑप्रेस्ड किया गया था ब्रिटिशर के द्वारा इंडिया को, ठीक है, या इंडिया जैसे और भी कॉलोनीज को। तो कह रहा है कि जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, अलग अलग जो रहने वाले लोग थे, कह सकते हो कि सोशल ग्रुप्स जो थे, उनमें क्या आया, कह रहा है प्रोवाइडेड अ शेयर बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप टुगेदर। कह रहा है कि वही वो भावना थी जो अलग अलग ग्रुप को, डिफरेंट ग्रुप्स को क्या की, एक साथ लाने में, एक साथ एक मंच पे लाने में, एक स्टेज पे लाने में, एक साथ लाने में कारगर हुई और लाई भी। फिर कह रहा है कि बट ईच क्लास एंड ग्रुप फील्ड द इफेक्ट ऑफ कॉलोनीज डिफरेंटली। लेकिन कह रहा है कि जितने क्लास थे, हर क्लास, हर वर्ग का जो था अपना अपना अनुभव था। कैसा अनुभव था, जो प्रभाव था वो भी डिफरेंट था, और जो उनका प्रभाव किसके अगेंस्ट के लिए कह रहा है, किसके लिए प्रभाव कर रहा है, किनके द्वारा प्रभावित थे वो, तो कह रहा है कॉलोनिज्म को लेकर के। तो कॉलोनिज्म को लेकर के अलग अलग क्लास की जो फीलिंग्स थी, जो सोच था, कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल अलग था, एक दूसरे से क्या था, डिफर था। देयर एक्सपीरियंसेज वर वेरी, उनका जो क्या कह सकते हैं अनुभव जो था वो भी एक दूसरे से क्या था, अलग था। एंड देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम वर
नॉट ऑलवेज द सेम। और कह रहा है उनके लिए आज़ादी का मतलब, उनके लिए आज़ादी का मतलब सेम नहीं था, बल्कि एक दूसरे से क्या था, डिफर था। अब हम थोड़ा उन क्लास की चर्चा कर लें जिन क्लास के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। आप जब इन मूवमेंट को देखोगे, जिस समय को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस समय में हमारी सोसाइटी जो थी, हम कास्ट के आधार पे नहीं डिवाइड कर रहे, कास्ट के आधार पे तो बहुत सारे लेवल में बटे हुए थे, बहुत सारे पार्ट में बटे हुए थे। हम बात करेंगे उन क्लास को जो पे इफेक्ट था किन का, कॉलोनिज्म का इफेक्ट था, या कहें ब्रिटिशर का इफेक्ट था। अगर हम कहें तो कह सकते हो कि पीजेंट्स के ऊपर जो था, पीजेंट्स का जो एक्सपीरियंस था, पीजेंट्स का जो अनुभव था कॉलोनिज्म को लेकर के, वो काफ़ी डिफर था किनके अपेक्षा। तो आप सोल्जर्स को ले लो, जिन्होंने 1857 का जो रिवोल्ट हुआ में उनके द्वारा किया गया, तो उनका क्या था, एक्सपीरियंस एक दूसरे से सेम था। अगर हम मिडिल क्लास की भी बात करें, अगर हम वर्कर क्लास की बात करें, तो उनका भी एक्सपीरियंस क्या था, अलग अलग था। हम ये भी बात कर सकते हैं कि जो खेतों में काम करने वाले मजदूर थे, या जो जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी लोग थे, उनका भी क्या था, अनुभव एक दूसरे के लिए आज़ादी को लेकर के क्या था, बिल्कुल एक दूसरे से अलग था। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि द नोशन ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम, यानी आज़ादी का जो आज़ादी को लेकर के जो सोच था, जो मतलब था आज़ादी का, वो हर क्लास का क्या था, अलग था, एक दूसरे से बिल्कुल डिफर था। फिर कह रहे द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फॉर्ज दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। कह रहा है कि जो कांग्रेस उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। आप जब इंडियन मूवमेंट को पढ़ोगे तो बेसिकली इंडियन मूवमेंट को आप 3 पार्ट में बांटते हो। पहला जो पार्ट होता है मॉडरेट, जिसको बोलते हो मॉडरेट एरा, वह जो होता है 1885 से लेकर के 1905 तक रखते हैं। और आप ध्यान देना 1885 में ही कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया गया था, आपको पता होगा, प्रीवियस क्लास में आप पढ़े होंगे। और 1905 से लेकर के जो 1919 का जो पीरियड रहता है ना, उसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशनरी एरा के नाम से जानते हैं। और 1919 से लेकर के 1947 का जो एरा होता है ना, उसको हम लोग गांधीयन एरा के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि जब गांधी जी का आगमन इंडिया में हुआ 1915 में जब वो इंडिया आए, तो कह रहा है कि इनके लीडरशिप में कांग्रेस जो था, कांग्रेस जो पार्टी थी, इन सभी ग्रुप्स को, देखिए यहाँ पे द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फॉर्ज दिस ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट, यानी महात्मा गांधी के लीडरशिप में यह जो ग्रुप, अलग अलग जो डिवीजन था हमारी सोसाइटी का, या कह सकते हो अलग अलग लेवल्स में जो बटे हुए थे, इनको कांग्रेस पार्टी जो थी एक साथ एक मंच पे लाने की कोशिश की, एक साथ मूवमेंट में शामिल करने की कोशिश की। और इससे पहले भी कह सकते हो कि इससे पहले हम सक्सेस नहीं हुए। इसका भी कारण, सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि हमारी सोसाइटी की जो डिवीज़न था, अलग अलग जो क्या कह सकते हो लेवल्स के जो लोग थे, वो एक साथ मूवमेंट में शामिल नहीं हुए। चाहे वो पीजेंट्स की बात करो, चाहे मिडिल क्लास की बात करो, चाहे सिपाहीज की बात करो, चाहे एजुकेटेड क्लास की बात करो, चाहे वर्कर्स की बात करो, ये सभी कभी भी एक साथ नहीं आए थे। लेकिन महात्मा गांधी के अंडर में कांग्रेस पार्टी का यही टारगेट था कि इन सभी ग्रुपों को एक मूवमेंट में शामिल किया जाए। लेकिन कह रहा है यहाँ पे बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन जो यूनिटी जो होने वाली थी, जो यूनिटी के बारे में जो सोचा गया था महात्मा गांधी के द्वारा या कांग्रेस पार्टी के द्वारा, वह एक साथ आ तो सकती थी, लेकिन बिना कॉन्फ्लिक्ट, बिना एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट के, कह सकते हो कि विवाद, कह सकते हो वाद विवाद या वैचारिक जो मतभेद के, वो एक साथ नहीं आ सकते। उनमें मतभेद था ही और रहता भी। कैसे? तो आप देखो, जब कांग्रेस पार्टी को एस्टेब्लिश किया गया था 1885 में तो एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन 1907 आते आते उसका डिवीजन भी हो गया। सूरत जो सेशन हुआ उसमें उसका डिवीजन भी हो गया। और आप ये भी ध्यान दोगे कि 1906, उससे जस्ट 1 ईयर बैक 1906 में एक और पार्टी को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया गया, ऑर्गेनाइज कर दिया गया, जिसको हम मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं, जो उस समय के मुस्लिम्स जो कम्युनिटी के लोग थे उनको लीड कर रहे थे। तो आप कह सकते हो कि डिवीजन था, और इन सभी को एक साथ लाना इस साधारण काम नहीं था, इनमें कॉन्फ्लिक्ट होना तय था।
मतभेद होना तय था, क्योंकि इनकी सोच क्या थी, एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। और आपको जान के ये भी आश्चर्य होगा कि जो कांग्रेस पार्टी थी उस समय के सबसे बड़े हिंदू वर्ग, हिंदू कम्युनिटी को ही लीड कर रही थी। आप उसमें आप अनटचेबल्स को भी शामिल नहीं कर सकते। अनटचेबल्स भी क्या थे, कांग्रेस से अलग थे, बिल्कुल अलग थे। और उनको इस मूवमेंट में लाने का काम किन्होंने किया, तो वो महात्मा गांधी ने किया था। और इसी के ऊपर, इसी मूवमेंट के ऊपर ही या नेस्लिम के ऊपर ही उस समय के एक बहुत बड़े राइटर हुए, बंगला राइटर, प्रोमिनेंट राइटर कह सकते हो बंगला लिटरेचर के, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने एक बुक लिखा था 1882 में लिखा था उन्होंने आनंद मठ को, जिससे हमारे नेशनल सॉन्ग को लिया गया है। उसी में उन्होंने नेस्लिम को डिफाइन किया है। उनके अनुसार नेस्लिम का डिफिनेशन क्या था कि नेस्लिम इज ए रिलीजन, नेस्लिम क्या है, एक धर्म है, एंड रिलीजन इज टू लव इंडिया, यानी और धर्म क्या है, अपने इंडिया से प्रेम। उनके अनुसार आप चाहो तो नेस्लिम का जब डिफिनेशन आए तो ये भी कोटेशन को रख सकते हो, साथ में मैंने जो हर्डर का जो आपको कॉन्सेप्ट दिया था उसको भी रखोगे, काफ़ी आपके इम्फैटिक आंसर होंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर कह रहा है, आगे देखते हैं, इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेस्लिम इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। कह रहा है कि आपने जो अर्लियर जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ा होगा, जो पिछली प्रीवियस क्लास में 8th क्लास में आपने पढ़ा था, 9th में तो आपको है नहीं, 8th क्लास में आपने पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा होगा नेस्लिम के डेवलपमेंट के बारे में, नेस्लिम के ग्रोथ के बारे में, और कब के ग्रोथ के बारे में, तो 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड, यानी पहले जो 10th ईयर थे उसमें आपने पढ़ा था कि कैसे नेस्लिम जो था इंडिया में डेवलप हुआ, कैसे इसका ग्रोथ हुआ। इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम द 1920s एंड स्टडी द नॉन कॉपरेशन मूव एंड सिविल डिजोबियंस मूवमेंट। कह रहा है कि हम इस चैप्टर में जो स्टोरीज को पढ़ेंगे वो कहाँ के स्टोरीज को पढ़ेंगे, कब के स्टोरीज के पढ़ेंगे, तो 1920s के बाद की स्टोरीज को पढ़ेंगे, यानी हम गांधीयन एरा को पढ़ेंगे। या ये भी कह सकते हो कि यह जो पूरे चैप्टर है वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, किसके थ्योरी पे बेस्ड है या किसके मूवमेंट पे बेस्ड है, तो गांधीयन एरा या महात्मा गांधी के जो द्वारा चलाए गए जो मूवमेंट थे, जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कह सकते हो या सिविल डिजोबियंस मूवमेंट कह सकते हो, उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। फिर कह रहा है कि वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस सॉट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट, हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। कह रहा है कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या और पढ़ेंगे, तो कांग्रेस ने कैसे नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया, कैसे नेशनल मूवमेंट को लॉन्च किया, डेवलप किया, कैसे ब्रिटिशर के अगेंस्ट में नेशनल मूवमेंट को क्या किया, चलाया, और कैसे सोशल जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे उन्होंने इन मूवमेंट में शामिल हुए, कैसे उनको शामिल किया गया, कैसे क्या उनके लिए कौन कौन से ऐसे इवेंट होते चले गए, जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स के जो लोग थे उसमें मूवमेंट में शामिल होते चले गए, जो इससे पहले जो अलग अलग डिवीजन में थे, अलग अलग सोच के साथ थे, उनका नोशन जो था फ्रीडम को लेके बिल्कुल डिफर था, वो कैसे इनके मूवमेंट में शामिल हुए, तो ये भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर कह रहे हैं कि एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपुल, और कैसे नेस्लिम जो था जो यहाँ के लोगों की इमेजिनेशन यानी सोच पे हावी हुआ, यानी कैसे सोच को प्रभावित किया, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, हिस्ट्री में बेसिकली हिस्ट्री को अगर आप पढ़ना हो ना तो 3 फैक्ट पे हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं। पहला होता है रीजन, ठीक है, फिर होता है इवेंट और फिर होता है इफेक्ट। पहले कारण पढ़ोगे, कारण के बाद घटना को पढ़ोगे, जो मेन इवेंट होता है उसको पढ़ोगे, और इवेंट के बाद उसका इफेक्ट कैसे हुआ उसको पढ़ोगे। तो अभी तो हम नेस्लिम को पढ़ रहे हैं, तो नेस्लिम ऐसा नहीं था कि बस महात्मा गांधी आए और उन्होंने इंडिया में नेस्लिम राष्ट्रवाद सबके अंदर रख दिया, एक कॉन्सेप्ट सबके अंदर डाल दिया, या कहें कि सारे सोशल डिवीजन के जो अलग अलग ग्रुप्स के लोग थे, सोशल ग्रुप्स के लोग थे, उनको एट ए टाइम शामिल कर लिया, ऐसा भी नहीं था। कुछ घटनाएं ऐसी होती चली गई जो सभी लोग, सभी डिफरेंट ग्रुप्स को मजबूर कर दी कि वो एक मूवमेंट में आ जाए, एक मूवमेंट में शामिल हो जाए। उनको भी ये एहसास हो गया कि हम सब अगर ब्रिटिशर को से आज़ादी चाहते हैं तभी मिलेगी जब हम एक साथ एक मूवमेंट के अंडर में आए।
तो ऐसे ही घटनाएं कुछ होती गई, तो आप यहाँ देखोगे द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। तो चलो यहीं तक हम चैप्टर को रहने देते हैं। हम लोग अगले से जो वीडियोज देंगे आपको, या अगले क्लास जो होगा उसमें हम यहाँ से आपकी चैप्टर मेन शुरुआत हो रही है, यहाँ से हम लोग उसमें पढ़ेंगे। अभी तो हमने प्रीफेस आपको पढ़ाया था, उसमें नेस्लिन को पढ़ाया था, तो उसमें भी 2 क्वेश्चन आपको आ ही जाते हैं। एक तो नेस्लिन का डिफिनेशन आ जाता है, और दूसरा नेशन स्टेट को भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और भी जो क्वेश्चन होंगे उसको भी मैं आपको कराते चलूँगा, आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, पढ़ते रहिए, ठीक है। और आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपका सजेशन हो या जो भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल सकते हैं, हम उसको देखेंगे और अगले वीडियोज में ज़रूर उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, गुड डे।